वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर है। दोस्तों, इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के दोस्तों हैं। मेंस लेवल के प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर रंगीन प्रकाश देता है, तो इसे उत्तरीय ध्रुव पर किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब सौर ज्वाला जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर रंगीन प्रकाश देता है, तो इसे उत्तरी ध्रुव पर जो है ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से जो आपको रेगुलर पीडीएफ मिल जाया करेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। वेगनर ने अपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रिंसिपल था, उसमें बताया था कि पहले पृथ्वी के जब सभी स्थलखंड थे वो जुड़े हुए थे। तो जो सभी स्थलखंड जुड़े हुए थे इसे इन्होंने क्या नाम दिया था। तो देखिए, जो वेगनर थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1920 में जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया कि जो पहले पृथ्वी के सभी स्थलखंड थे वो जुड़े हुए थे, और सभी स्थलखंडों को इन्होंने संयुक्त रूप से जो है पेंजिया का नाम दिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया का नाम दिया था। सभी स्थलों को पेंजिया कहा जाता था, और जो सभी जल थे यानी जो सभी महासागर थे उन्हें पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है। जब कड़ी और मुलायम चट्टान में मुलायम चट्टान का अपरदन होता है, तो कड़ी चट्टान जो है टोपी की भांति नज़र आती है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जब कड़ी और मुलायम चट्टान में मुलायम चट्टान का अपरदन होता है, तो कड़ी चट्टान जो है टोपी की भांति नज़र आती है, और इसे जियोगन कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे जियोगन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समान लवणता वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेलाइन। देखिए, अगर आपने ये चुना है करेक्ट हो जाएगा। जो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कोट द्वारा अपने उत्तर का चयन करें। देखिए, चक्रवात के बारे में तीन कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, इनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होते हैं। देखिए, किस प्रकार से आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर ये हमारा अर्थ है तो बीच में हमारा इक्वेटर होता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। तो 35 डिग्री नॉर्थ में आप इधर देख सकते हैं, जैसे 35 डिग्री नॉर्थ में, और इसी प्रकार जो 35 डिग्री साउथ में। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। ये बिल्कुल जो हमारा दूसरा भी वाक्य है सही है। तीसरा है इनके चलने के मार्ग को झंझापथ कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, तीनों सही हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक अध्यक्ष था। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का जो है संस्थापक अध्यक्ष था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान से एक प्रश्न और बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम विदेशी व्यक्ति थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। आप इनका नाम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग का जो संबंध था वो शिक्षा से था। अगला प्रश्न है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे। जो यंग बंगाल आंदोलन था इसके प्रणेता कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वह यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात करें, देखिए, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में
इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन की बात करें, देखिए इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना सभा की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें, देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो राज्य था वो तो हमारा केरल था, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि बात करें कि सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए सर्वाधिक साक्षरों की संख्या की बात महाराष्ट्र से हो जाएगा। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, या अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर सही हो सकता है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक तथा जातिगत जनगणना 29 जून 2011 को कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सामाजिक आर्थिक तथा जातिगत जो जनगणना है वह 29 जून 2011 को त्रिपुरा के होजे मोरा नामक स्थान से प्रारंभ हुई। कहाँ से? त्रिपुरा के होजे मोरा नामक स्थान से प्रारंभ हुई। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है जो लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है, यानी कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रजाति है जो विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है और लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मंगोलायड, काकेसायड, निग्रोयड या फिर भूमध्य सागरीय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकेसायड। काकेसायड प्रजाति के जो वर्ड के लोग हैं यह विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं सबसे अधिक, और लगभग यह सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। देखिए अगर हम काकेसायड की बात करें तो इनका रंग क्या होता है, ये गौर वर्ण के होते हैं, और इनका जो मूल निस्थान था वो था काकेशस पर्वत। काकेसड जो प्रजाति है यह 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। आपको इनका नाम याद रखना होगा। पहला भाग क्या है? यूरोपीय, पहले भाग को कहते हैं यूरोपीय। दूसरा भाग था इंडो ईरानियन, दूसरा क्या था? इंडो ईरानियन। और तीसरा है सेमाइट और हेमाइट। ये जो तीनों हैं ये काकेसाइड के ही विभिन्न भाग हैं, और यह विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है और लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान का मत्स्य उद्योग विश्व में प्रमुख स्थान है, क्यों? देखिए जापान में मत्स्य उद्योग का विश्व में प्रमुख स्थान है, क्यों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आयोसियो ठंडी धारा तथा क्यूरियसियो गर्म जलधारा के कारण जो है मछलियों को प्लवक मिल जाता है, जिससे यहाँ पर जो मछलियों की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसलिए जो जापान है यह मत्स्य उद्योग में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को पीली नदी कहते हैं? किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हुआंगहो नदी। देखिए हुआंगहो नदी जो कि चीन में बहती है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो यह पीली मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती है, इसलिए इसका जो रंग है पीला दिखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हुआंगहो नदी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में पठारों और उनके देशों के नामों का उल्लेख है, उनमें से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए एक तरफ पठार दिए हुए हैं, एक तरफ देश के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है ये आपको चयन करना है। तो देखिए पहला क्या है, चिया पास का पठार जो है दक्षिण मैक्सिको में है, बिल्कुल सही। देखिए चिया पास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्रेट बेसिन पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मेसेटा का पठार जो कि साइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। कहाँ पर है? साइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है एशिया माइनर का पठार, देखिए जो एशिया माइनर का पठार है ये ईरान में नहीं है, ये हमारा जो है गलत सुमेलित है। यदि बात की जाए कि एशिया माइनर का पठार कहाँ है, देखिए जो एशिया माइनर का पठार है यह तुर्की में स्थित है। कहाँ पर? एशिया माइनर का पठार तुर्की या फिर टर्की आप कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही सुमेलित नहीं है, असत्य है, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो देखिए जो सोवियत संघ का विघटन है वह 1991 में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का जो विघटन है वह 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडर नदी निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बनाती है? ओडर नदी निम्न में से किस देश की सीमा बनाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की। देखिए जो ओडर नदी है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा के निर्धारण का कार्य करती है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अटलांटिक महासागर में नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अटलांटिक महासागर में नहीं पड़ता है? देखिए, सेंटोर, रियो डी जेनेरो और सल्वाडोर, ये तीनों जो बंदरगाह हैं यह अटलांटिक महासागर में ही पड़ते हैं। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में ही पड़ते हैं। लेकिन जो वालपरेजो बंदरगाह है, कौन सा? वालपरेजो बंदरगाह है, यह पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वालपरेजो जो बंदरगाह है यह प्रशांत महासागर में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में राज्य और उनकी राजधानियों के नाम हैं, उनमें से कौन सही नहीं है? देखिए 4 दिए हुए हैं, कहीं कौन सा सही नहीं है बताएं। देखिए, चोल का उरैयूर राजधानी था, बिल्कुल सही है। चेर का तोंडी में था, बिल्कुल सही है। पांड्य का मदुरै में था, ये भी सही है। लेकिन देखिए, मगध की राजधानी अलग अलग समय पर अलग अलग रही है, तो मध्य की जो राजधानी थी वैशाली यहाँ पर सही नहीं होगा। मगध की राजधानी आप पाटलिपुत्र मानेंगे तो सही होगा। तो देखिए, मगध की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर जो डी है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए, गंगा और सोन नदियों के जो मध्य में स्थित है पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, यह प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया है और आपको याद भी होगा। देखिए, जो पाटलिपुत्र की स्थापना है वह उदयन ने किया था, और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है उदयन, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों का निर्माण किसने कराया था? विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों का निर्माण किसने कराया था? तो इस वंश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों का निर्माण करवाया था। वहीं अगर हम बात करेंगे पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखिए, पाल वंश की जो स्थापना की थी वो गोपाल ने की थी। किसने? गोपाल ने। और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी विहार को जो है निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। इसी के अलावा अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, देखिए दोनों याद रखना होगा साथ में आपको। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने, और नालंदा की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने? नालंदा की स्थापना भी याद रखना है, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको किसने नष्ट किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। देखिए, बख्तियार खिलजी जो है इसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन के सुल्तान के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की जो आकृति थी, यानी कि मध्यकालीन के सुल्तान के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति थी। सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के चलवाए थे? तो देखिए, चांदी का टंका और जो तांबे का जीतल था यह इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में चलवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। देखिए, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का, आप कह लीजिए इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इसने जो है अपने समय में काफ़ी सुधार किए थे। तो इल्तुतमिश जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल में किस युद्धपोत पर 18 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में INS सर्वेक्षक पर जो है 18 सोलर पैनल जो है स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये जो योजना थी इसका शुरुआत कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। देखिए, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है यह 2004 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत, तो देखिए, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना
आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, तो सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। कब से कब तक? 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो देखिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो देखिए जो नाबार्ड की स्थापना है वह 1982 में हुई थी। कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में 12 जुलाई को हुई थी। अगर हम तारीख की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो छठी पंचवर्षीय योजना का समय था वह 1980 से लेकर 1985 तक था, और इसी के बीच में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब देखिए नाबार्ड का जो उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो नाबार्ड से ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में है वह दिष्टकारी द्वारा, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा यानी कि दिष्टकारी द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो जो एक सामान्य सेल होता है इसमें जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है वो होता है गंधक का अम्ल होना। देखिए जो गंधक का अम्ल होता है यह विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न मिले दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हमने आपको इस वीडियो में दिए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको जो नियमित रूप से वीडियो है मिलती रहेगी, और दोस्तों आज रात में जो 8 बजे आपको सामान्य विज्ञान का भी एक वीडियो मिलने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।